जय हिंद साथियों। आप सभी का पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल अवध कोचिंग क्लासेस में। संविधान के लास्ट चैप्टर को लेकर के आपके सामने हाजिर हूं। भाग 20। अजीब इत्तेफाक है, संविधान में भाग हैं 22 और संविधान को मैंने 20 अध्याय में खत्म करने का प्रयास किया, जो कि पेट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक कलेक्शन रहा। चलिए देखते हैं भाग 20 में क्या है और कैसे प्रश्न है। केंद्र और केंद्र और केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है। अगर ये शक्ति अगर बात करें तो कहां से आती है, देखिए, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों के निर्णय करने की भारत की उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है। इसकी परामर्शी अधिकारी के अंतर्गत, अपीलीय अधिकारिता के अंतर्गत, इसके मूल अधिकारिता के अंतर्गत, इसकी संवैधानिक अधिकारिता के अंतर्गत नहीं, इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत इसको रखा जाता है। इसकी मूल अधिकारिता जो है केंद्र और राज्य के बीच, यानी कि देखिए, एक दूसरे के जब विवादों में हम इंटरफेयर करते हैं, जैसे कि दो राज्य है, अगर दो राज्यों के बीच कोई मामला है तो ये मामला की सुनवाई कौन करेगा? ये सर्वोच्च न्यायालय इसको देखेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर उदाहरण आपको दे दें तो उदाहरण के तौर पर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के जल विवाद को लेकर बवाल चल रहा है काफी सालों से, तो सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई करता है। यहाँ पे क्या है, किसी एक राज्य में वाद दायर नहीं कर सकते हम, ये सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन कहा जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे वाद दायर नहीं करते हैं हम। आगे देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वो थे हीरालाल जे कानिया, एच जे कानिया, हीरालाल जे कानिया। निम्नलिखित में उच्चतम न्यायालय के सबसे पहली महिला न्यायाधीश की सिर्फ बात कर रहा है, मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं कर रहा है। तो महिला जो न्यायाधीश थी जो सर्वोच्च न्यायालय में यानी जजों में शामिल हुई पैनल में, वो थी फातिमा बीबी। ठीक है, लीला सेठ जो है ये हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में पहली कोई महिला जो है न्यायाधीश नियुक्त हुई थी हाई कोर्ट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? संविधान की व्याख्या अंतिम करेगा तो सर्वोच्च न्यायालय ही करेगा। संविधान का पितामह, संविधान का रक्षक है भाई सर्वोच्च न्यायालय। संविधान का क्या है? अभिभावक है, पेरेंट्स है संविधान का। ठीक है, संविधान को किसी भी प्रकार का दोहन शोषण नहीं होने देगा कौन? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों में अधिकारित में आते हैं, दोनों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो वो है सिर्फ और सिर्फ मूल अधिकार। मूल अधिकारों की बात करें तो मूल अधिकार में सुप्रीम कोर्ट के पास आप जाएंगे आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट में आप जाएंगे आर्टिकल 2 आर्टिकल 226 के तहत। ठीक है, ये बात देखिए 226 के तहत आप जाएंगे। तो ये मूल अधिकार है, इनके संदर्भ में उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय दोनों के पास अधिकारता आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत में किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं बैठी है? कौन सा पद ऐसा है जो कोई महिला नहीं बैठी? तो वो है सिर्फ और सिर्फ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद है जो किसी महिला ने शोभित नहीं किया है। यहां की बात करें तो ये इंदिरा गांधी इसको शोभित कर चुकी हैं, इंदिरा जी ने इसको किया है। इसको मुख्य ये हैं रमा देवी, रमा देवी ने किया है इसको, और ये लोकसभा अध्यक्ष तो मीरा कुमार जी हैं, मीरा कुमार। देखिए सब आपके सामने लिख दिया गया है कि कौन कौन लोगों ने इस पद को भर दिया, पहले पहले व्यक्ति के नाम है। अभी प्रधानमंत्री सिर्फ एक ही महिला हुई है, ये भी एक ही हुई है। ये अध्यक्ष जो है दो महिला हो चुकी हैं, एक मीरा कुमार है, एक सुमित्रा महाजन जी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किसके आहरित होता है, किसके अधीन होता है? अगर कहें
तो भारत की संचित निधि द्वारा इनको वेतन भत्ता दिया जाता है। भारत की संचित निधि जिसका नियंत्रण महालेखा परीक्षक करती है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है? तो 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां हैं। 3 प्रकार की शक्तियां कौन कौन सी हैं? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 की बात कही गई है। ये राष्ट्रीय आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल, ये है राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, और ये है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात क्लियर। तो ये 3 प्रकार के हमारे पास शक्तियां दी गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा करता है? अभी मैंने स्लाइड में बताया, उन जो है 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में राष्ट्रपति शासन है, वित्तीय आपातकाल है, 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। यहाँ पे क्या है? संविधान को संशोधन करने की प्रक्रिया है, संविधान संशोधन धन। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब हुई थी? देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल, ये भी हम आपको करा चुके हैं। अगर देखा जाए तो 26 अक्टूबर 1962 राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कार्यकाल था, और उस समय प्रधानमंत्री की बात करें तो पंडित जो है जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हैं। उस समय ये उद्घोषणा की गई थी। 20 अक्टूबर को चीन ने हम पर हमला किया था, 26 अक्टूबर को हमने यानी हमारे देश ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी थी। ओके, चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, देश में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कब की गई थी? देश में दूसरी बार जो है वो 3 दिसंबर 1971 को की गई थी। ये डेट भी मैं लिखवा चुका हूं, आपके जो है पॉलिटी के किसी भाग में जरूर ये बात बताई गई है। 3 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान युद्ध के समय ये हुआ था। और तीसरी बार देखो, ये जो है 25 जून 1975 है, ये तीसरी बार, थर्ड टाइम, तीसरी बार आपातकाल की घोषणा है। तीसरी बार, ये दूसरी बार था, ये तीसरी बार है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 1975 में तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसने की थी? यानी राष्ट्रपति का नाम पूछ रहा है। तो भाई वो हैं फखरुद्दीन अली अहमद साहब हैं। फखरुद्दीन अली अहमद का कार्यकाल देखें तो 1974 से 1977 तक इनका कार्यकाल 3 वर्ष का रहता है। और इसी दौरान देखें अगर आप तो 1975 में हम तीसरी बार आपातकाल की घोषणा करते हैं। 25 जून की ये डेट है और ये रहा आपकी घोषणा का दिन, जो कि पिछले स्लाइड में हम देख चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक है। 1 माह के अंदर रखा जाना आवश्यक है। 1 माह के अंदर इसको रखना बहुत आवश्यक है कि भाई क्यों लगा रहे हैं हम, किस लिए लगा रहे हैं हम, संसद पे इस पे चर्चा परिचर्चा करना आवश्यक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? तो राज्य में राष्ट्रपति शासन मतलब है राज्य के अंदर राज्यपाल का शासन शुरू हो गया है। और राज्यपाल कौन है? राज्यपाल राष्ट्रपति का ही प्रतिबिंब है। बात को समझिएगा, राष्ट्रपति शासन का संदर्भ है कि अब राज्यपाल उस राज्य में पूरा नियंत्रण देखेंगे, तो राज्यपाल उस अधिकार क्षेत्र में उसको देखते हैं। क्लियर? लेकिन देखा जाए तो वास्तविक तो राष्ट्रपति ही सब कुछ है। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार हुई है? भाई कभी नहीं हुई है। और
हम सब ये मनाएं भगवान से अपने कि प्रभु ये कभी देश में हमारे ना लागू हो। अगर ये लागू हो गया तो बैंकों में जमा पूंजी या जिसके पास जो कोष जहां जमा है वो वहां कोलैप्स हो जाएगा। भारत सरकार या जिस भी संस्था में जमा है वो वहीं से वहीं कोलैप्स हो जाएगा, गायब हो जाएगा, उसकी जिम्मेदारी किसी की नहीं होगी। ओके। संसद द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? 1 माह की अवधि में इसका अंतराल होना आवश्यक है। 1 माह के अंतराल पर हम उद्घोषणा करते रहेंगे कि आपातकाल चलेगा कि नहीं चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में होता है? तो राज्य में जब आपातकाल यानी पूरे देश में जब राज्य मतलब यहाँ पे कंट्री समझिएगा इस, ठीक है, राज्य मतलब कंट्री समझिएगा यहाँ पे। तो जब पूरे देश में आपातकाल लगता है तो इसमें शासन किसके हाथ में होता है? शासन राष्ट्रपति के हाथों में सीधे चला जाता है। राष्ट्रपति ही सब कुछ देख रेख करता है, राज्यों पर भी नियंत्रण उसी का होता है, केंद्र में ऑलरेडी उसका है ही। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, अनुच्छेद 356 का उपबंध किससे है? यह है राष्ट्रपति शासन से है। राष्ट्रपति शासन सबसे पहले पंजाब राज्य में लगाया गया था, फर्स्ट टाइम पंजाब राज्य में लगाया गया था। क्लियर, पंजाब राज्य में 51-52 में ये चला लगाया गया था। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रण करने की शक्ति किसमें निहित होती है? केंद्र सरकार का जो व्यय है इसको नियंत्रण कौन लगाता है? तो नियंत्रण महालेखा परीक्षक, नियंत्रक महालेखा परीक्षक ही इस पर नियंत्रण करता है। ओके, और यह संविधान का आखिरी प्रश्न भी है, यानी कि हमारे संविधान की सीरीज हमने पूरी कर ली है। तो लास्ट प्रश्न क्या कहता है? भारत के प्रधानमंत्री की निम्नलिखित शक्तियों में से कौन सी एक भारत के संविधान में ही संहिताबद्ध है? वो शक्ति कौन सी है? तो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति विषय में राष्ट्रपति को सलाह देना, यानी कि राष्ट्रपति की सलाह पर ही राष्ट्रपति महोदय अन्य मंत्री यानी इसके जो मंत्रिमंडल की जो नियुक्ति करते हैं वो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। यह आर्टिकल 75 के क्लॉज 3 में दिया हुआ है। तो यानी कि यह भैया कहा जाए तो संहिताबद्ध है, यानी कि कहा जाए संविधान में उल्लेखित है। बाकी जो दिए गए हैं ये राष्ट्रपति का अधिकार है, संविधान में दिया नहीं गया है, राष्ट्रपति का अधिकार है। मंत्रियों के बीच भाई कार्य का बंटवारा करना ये राष्ट्रपति का विवेकाधीन है। मंत्रिमंडल की बैठक को बुलाना राष्ट्रपति का अपना अधिकार है। किसी भी मंत्री को एक विभाग से दूसरे विभाग में भेजना शक्ति है, ये उसकी खुद की शक्ति है। ये संविधान में वर्णित नहीं है। संविधान में वर्णन किसका किया गया है कि राष्ट्रपति की जो और लोग को जो नियुक्त करेगा उसमें प्रधानमंत्री सलाह देगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपके पेट की पूरी तैयारी करा दी गई है। पॉलिटी के जो ये 20 जो भाग आपको बताए गए हैं इन्हीं भागों को बार बार देखिएगा, इससे बाहर संविधान के प्रश्नों की आने की कोई संभावना नहीं है। इसी प्रकार अपना प्रेम स्नेह बनाए रखिए। जय हिंद साथियों।